वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे कि इलॉन मस्क और मोदी जी के बीच में बात क्यों हुई। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया में जो टॉप मिड कैप स्टॉक्स हैं किसने सबसे ज्यादा डिविडेंड्स दिए। साथ ही हम बात करेंगे गवर्नमेंट के द्वारा सैटेलाइट टोल्स के बारे में, ब्लू स्मार्ट के बारे में, और चाइना के साइंटिस्ट ने एक कमाल का डिवाइस बना दिया है जो लोग विजुअली इंपेयर्ड हैं उनके लिए। उसके बाद हम बात करेंगे फोन पे के आने वाले आईपीओ की और रिलायंस इंडस्ट्रीज की। सबसे पहली न्यूज है टैरिफ से रिलेटेड, और ये न्यूज सिर्फ टैरिफ से ही रिलेटेड नहीं है, ये न्यूज है इलॉन मस्क के टेस्ला और स्टारलिंक से रिलेटेड, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इलॉन मस्क से फोन पे बात की और टेक के साथ साथ इनोवेशन में इंडिया और यूएस पार्टनरशिप मजबूत करने पर जोर दिया। ये कॉल ट्रंप के टैरिफ टेंशंस के बीच हुई, जिसमें मोदी जी ने पब्लिक को भरोसा दिलाया कि यूएस कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन जारी रहेगा। और इलॉन मस्क ने टेस्ला और स्टारलिंक के रोल आउट के बारे में भी बातचीत करी। अब देखते हैं कि ये दोनों कंपनीज का फ्यूचर कैसा है, क्योंकि आपको पता है अगर मैं डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो इलॉन मस्क और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये दोनों आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और आपको पता है रिलेशंस कैसे हैं, और टैरिफ बढ़ाते जा रहा है यूएस और इधर मोदी जी हैं। तो आप ऐसा समझो इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया को चाहिए कि उनकी कंपनीज पे टैरिफ कम लगे, और इलॉन मस्क को क्या चाहिए, इलॉन मस्क चाहते हैं कि टेस्ला इंडिया में आए और स्टारलिंक इजीली रोल आउट हो जाए पूरे कंट्री के अंदर, क्योंकि टेस्ला कई सालों से ये ट्राई कर रहा था कि इंडिया में वो अपनी गाड़ियां उतारें, लेकिन इतना ज्यादा टैरिफ था कि वो अपनी कार्स ला ही नहीं पा रहे थे। तो देखते हैं ये सारी चीजें किस तरफ जाती हैं। और चाइना के साथ ट्रेड वॉर हो रहा है और इस ट्रेड वॉर की वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता था, लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, कुछ सेक्टर्स में ही इंडिया को बेनिफिट मिल पाएगा, क्योंकि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो चाइना जितना डेवलप्ड और एडवांस नहीं है। मोदी जी ने बहुत ट्राई किया था मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल करने का, लेकिन वो उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। बट फिर भी उन्होंने ये चीज बहुत अच्छी करी थी, एटलीस्ट कुछ जगह तो लोग मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़े। हालांकि हमें मैन्युफैक्चरिंग में और ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है। अगली न्यूज है मिड कैप स्टॉक से रिलेटेड, और इस न्यूज में आप ये समझ पाओगे कि किन मिड कैप कंपनीज ने डिविडेंड सबसे ज्यादा दिया है, किन कंपनीज का डिविडेंड यील्ड अच्छा था। डिविडेंड यील्ड मतलब कि मैं आपको समझा दूं, एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अगर किसी कंपनी का प्राइस 100 रुपए है और कंपनी 4 रुपए का डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड यील्ड यानी कि डिविडेंड डिवाइडेड शेयर प्राइस इंटू 100, यानी कि अगर 4 रुपए का डिविडेंड है और कंपनी के शेयर प्राइस 100 रुपए हैं तो 4% वो डिविडेंड यील्ड कहलाएगा इसका। आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो परसेंटेज को ही डिविडेंड यील्ड कहते हैं, यानी कि प्राइस का कंपैरिजन किया आपने, जितने रुपए का डिविडेंड दिया है और वो परसेंटेज में आपने निकाल लिया, उसी को कहते हैं डिविडेंड यील्ड। अब चलते हैं बिजनेस न्यूज के तरफ। देखिए FY25 में मिड कैप डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में नेल्को सबसे ऊपर रहा, जिसका डिविडेंड 10 रुपए प्रति शेयर का था। अगर मैं डिविडेंड यील्ड बताऊं तो 7% का। वहीं पे NMDC ने 3.8 रुपीज का डिविडेंड दिया और IGL ने 10.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड दिया, और इन दोनों कंपनीज का डिविडेंड यील्ड 6% के आसपास था। वहीं पे केनरा बैंक ने 3.22 रुपीज का डिविडेंड दिया और ऑयल इंडिया ने 12.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड दिया। अब इन दोनों का डिविडेंड यील्ड 4% के आसपास था, और ये जो टॉप 5 मिड कैप डिविडेंड वाले स्टॉक्स थे, ये डेटा एक्सेस सिक्योरिटीज के मुताबिक थे। अगली न्यूज है जो हाईवेज पे आपके पैसे कटते हैं उससे रिलेटेड। अभी अभी गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया है कि 1 मई से कोई भी सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम लॉन्च नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अब गवर्नमेंट सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम लाने वाली है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हालांकि एक नया ANPR फास्ट टैग आने वाला है, और इस तरह के फास्ट टैग लागू होने से कोई भी बैरियर नहीं होगा, लोग इजीली पैसे दे सकते हैं। फिलहाल ये जो सिस्टम है नया वाला, यानी कि ANPR फास्ट टैग, ये हर जगह रोल आउट नहीं होगा, ये कुछ सिलेक्टेड प्लाजास पे ही लागू किया जाएगा, और जब उन सिलेक्टेड प्लाजास पे टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद पूरे देश में
में इसको इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन इसका जो सबसे खास बात यह है, गवर्नमेंट का कहना है कि यूजर्स के फीडबैक के बाद ही हम लोग पूरे देश में ये सिस्टम लागू करेंगे। अब ये ANPR सिस्टम है क्या? ये एक तरह का सिस्टम है जो कैमरे से नंबर प्लेट पढ़ेगा, यानी कि ANPR, और RFID फास्टैग से टोल ऑटोमेटिकली कट जाएगा। और अगली बिजनेस न्यूज पे जाने से पहले मैं आपको सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम भी बता देता हूँ। ये एक तरह का एडवांस टोल कलेक्शन सिस्टम होता है जिसमें किसी फिजिकल टोल प्लाजा की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज करके रियल टाइम ट्रैकिंग की जाती है, जिससे व्हीकल की मूवमेंट और उसके हिसाब से टोल चार्ज कर लिया जाता है। बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि GPS लगा रहेगा गाड़ी पे, फिर उस GPS से सैटेलाइट कुछ ट्रैक करेगा कि इस पाथ पे ये गाड़ी जा रही है, इस हाईवे पे चल रही है, तो अब इसका टोल काट लो। बट इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखने की भी जरूरत है, क्योंकि कभी कभी कुछ रोड्स हाईवे के पास से भी जाती हैं, तो ऐसा ना हो कि ये लागू हो जाए और फिर हर जगह टैक्स कटने लगे, तो लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकती है। दूसरी तरफ इसको इंप्लीमेंट करने के लिए गाड़ियों में GPS भी लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई गाड़ियों में GPS नहीं रहता है, तो उससे कॉस्ट भी थोड़ा सा बढ़ सकता है गाड़ियों का। अगली न्यूज है ब्लू स्मार्ट की, और ये आपके लिए खुशखबरी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ब्लू स्मार्ट के वॉलेट में पैसे जमा करके रखे थे। किसी ने 500, किसी ने 1000, क्योंकि फ्रीक्वेंटली वो लोग यूज करते थे। और यूज करने का रीजन भी था क्योंकि वो इको फ्रेंडली गाड़ियां दे रहे थे। उनके जितने भी गाड़ी थे सारे के सारे EV थे, तो वो लोग जो नेचर से प्यार करते हैं ज्यादातर वो लोग भी उसमें जा रहे थे, या फिर जिन लोगों को एयर पोल्यूशन से फाइट करना था वो लोग भी उनका सर्विस यूज किया करते थे। लेकिन अब कंपनी हो गई है बंद और अब वॉलेट में पैसे हैं फंसे, तो सारे लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं कि हमें रिफंड चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा। तो जो ब्लू स्मार्ट ने रिफंड का टाइम था वो दिया था 6 दिन का, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 90 दिन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि सेबी ने उनके प्रमोटर्स अनमोल और पुनीत सिंह जग्गी को सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया है। बैन आपको पता ही है क्यों किया है। इन लोगों पर 262 करोड़ रुपए का EV लोन का मिसयूज करने के लिए ये सारी चीजें हुई है। हुआ ये कि इन लोगों ने 262 करोड़ तो लिए कि हम EV गाड़ियों में इन्वेस्ट करेंगे। अब EVs न परचेज करने की जगह उन लोगों ने पैसा रियल एस्टेट में डाइवर्ट कर दिया, और इसका कनेक्शन गेंसोल इंजीनियरिंग से भी है। इसीलिए गेंसोल इंजीनियरिंग के जो स्टॉक्स थे लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मारे जा रहे थे। हालांकि मैं उस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा बिजनेस न्यूज का चैनल है, तो डिटेल्स में हम नहीं जा सकते क्योंकि वो दूसरी कंपनी है। अब जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि यूजर्स राइड बुक नहीं कर पा रहे हैं, और ट्रांसपेरेंसी को लेकर के भी लोगों को चिंता है। अब कंपनी का ये कहना है कि अगर 90 दिनों में सर्विसेज रेज्यूम नहीं होती हैं तो लोगों को फुल रिफंड कर दिया जाएगा। और मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि आखिर गेंसोल इंजीनियरिंग का रिश्ता क्या है ब्लू स्मार्ट से, और ब्लू स्मार्ट के किए हुए फ्रॉड से गेंसोल इंजीनियरिंग के स्टॉक्स क्यों लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मार रहे हैं? क्या गेंसोल इंजीनियरिंग ने भी कुछ गलती की है? आप सभी इसका आंसर बताओ। अगर आपको आता है तो ठीक है, वरना मैं कल के बिजनेस न्यूज में इसको डिटेल में थोड़ा सा लास्ट में कवर कर दूंगा। अगली न्यूज है चाइना से रिलेटेड, और आप हैरान हो जाओगे चाइना ने क्या डिस्कवरी की है। बेसिकली इसको डिस्कवरी नहीं कह सकते, इसको आप कह सकते हो एक इनोवेशन, क्योंकि डिस्कवरी और इनोवेशन में डिफरेंस होता है। आप ये भी सोच के हैरान हो जाओगे कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या कर रहे हैं, Dream11, हाउसएड और चाइनीज साइंटिस्ट, चाइनीज स्टार्टअप क्या कर रहे हैं, मतलब कमाल की चीजें कर रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, हुआ यूं है कि जो चाइनीज साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक AI पावर्ड वेरिएबल सिस्टम बनाया है जो विजुअली इंपेयर्ड लोगों को बिना आंखों के देखने जैसा एक्सपीरियंस देता है। यानी कि विजुअली इंपेयर्ड मतलब जो आंखों से देख नहीं सकते। अब इसमें क्या है, इसमें कैमरा लगा हुआ है और AI प्रोसेसर है और बोन कंडक्शन हेडफोन्स के साथ साथ रिस्ट सेंसर्स लगे हुए हैं, यानी कि कलाइयों पे सेंसर लगे हुए हैं। और ये करता कैसे है, मतलब पूरा इसका वर्किंग कैसा है, इसमें रियल टाइम वीडियो एनालिसिस करके जो AI के थ्रू होगा, और जो वॉइस है वो भी AI के थ्रू ही होगी, और वाइब्रेशंस के जरिए जो हाथों पे रिस्ट पे लगा हुआ है वो सेंसर्स, तो जब वो वाइब्रेट करेंगे तो उससे उन लोगों को ऑब्स्टिकल्स का पता चल जाएगा। इन सारी चीजों से, वॉइस कमांड, वाइब्रेशन, इन सभी से जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं वो बहुत ही आसानी से एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी एक्सीडेंट के। अब फॉर एग्जांपल इस सिस्टम में क्या है कि वॉइस कमांड के थ्रू आप मान लो एक रास्ता चूज कर लेते हो कि मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना है। वैसे तो मैंने बहुत लंबा रास्ता ले लिया, तो उसमें वो आपको बताएगा लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, आगे ऑब्स्टिकल है, आपको थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। ये सारी चीजें इनका ये सिस्टम
खत्म करता है। अब ये जो इनका नया टेक्नोलॉजी है उसका एक्सपेरिमेंट अभी 20 लोगों पर किया गया है, जिसमें काफी आसानी से 10 से 20 मिनट में लोगों ने इसको पूरा ट्रायल किया और उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई, उनको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई। अब ये जो सिस्टम है नया वाला, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसको आउटडोर यूज के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो चाइना किस लेवल पे है और इंडिया किस लेवल पे है। और अगर आपको भी उसी लेवल पे जाना है, अगर आप एक देशभक्त हो, आप चाहते हो कि आपका इंडिया वहां तक जाए, तो आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आप अपना कंपैरिजन करो जापान से, आप अपना कंपैरिजन करो चाइना से, आपको कंपैरिजन करना है आप रशिया से करो, इजराइल से करो या फिर यूएस से करो। आप कंपैरिजन कर रहे हो ईरान से, फिर कंपैरिजन कर रहे हो पाकिस्तान से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना स्टैंडर्ड ऊपर रखो। तो जब आप चाइना और जापान यूएस से कंपैरिजन करोगे ना, तो आपकी स्टैंडर्ड्स ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएंगे और आपके माइंड पे प्रेशर पड़ेगा। आप पॉलिटिशियंस को प्रेशराइज कर सकते हो कि मैं तभी वोट दूंगा जब आप इन मुद्दों पे काम करोगे। अभी लोग कुछ भी किसी भी चीज पे इमोशनल होकर के किसी को भी वोट दे देते हैं। तो हमें इससे बचना होगा। एज अ इंडियन अगर आप इस देश को आगे लेके जाना चाहते हो तो आप पाकिस्तान का हालत देख के खुश मत हो, आप अपना कंपैरिजन करो जापान से और चाइना से। अगली बिजनेस न्यूज है फोन पे की। फोन पे ने अपना आईपीओ लाने का तैयारी कर दिया है और इसी दौरान फोन पे ने जो अपना नाम है उसको भी बदल दिया है। अब फोन पे प्राइवेट लिमिटेड से अपना नाम बदल के सिर्फ फोन पे लिमिटेड कर दिया है और इस आईपीओ के लिए जेपी मॉर्गन, सिटी इंडिया, मॉर्गन स्टैनली और कोटक को मर्चेंट बैंकर्स बनाया गया है। कंपनी ने ये नया अपडेट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी दे दिया है। नया अपडेट यानी कि जो उन्होंने अपना नाम चेंज किया था। अब जो फोन पे का वैल्यूएशन है वो 1 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। वैसे आप इन्वेस्ट करोगे फोन पे के आईपीओ में, क्योंकि आपने पेटीएम का आईपीओ देखा ही था क्या हुआ था पेटीएम का हाल। तो आपको क्या लगता है, आप इसमें इन्वेस्ट करोगे या फिर इससे दूर ही रहोगे? क्योंकि इनका भी मॉडल लगभग सेम ही है पेटीएम जैसा, अगर कुछ चीजों को छोड़ दें तो। अगली न्यूज है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना Q4 FY25 का रिजल्ट 25 अप्रैल को डिक्लेयर करेगा और इन्वेस्टर्स डिविडेंड के अनाउंसमेंट का भी इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस बार जो सबसे ज्यादा लोगों की नजर रहेगी वो रहेगी उनके ऑयल टू केमिकल बिजनेस पर, जियो पे और रिटेल बिजनेस पे। तो इन्वेस्टर्स देखना चाहते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में फेस्टिव डिमांड और 5G अपग्रेड के कारण डिजिटल और रिटेल सेगमेंट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली थी। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी न्यूज पसंद आती होगी। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।